हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में, क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी? देखिए किरण, तैयारी किसी भी दुश्मन को आपने जब डिटर करना होता है ना, तो आपने उस पर एक प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज करनी होती है वॉर की, और उसको ये बावर कराना होता है कि अगर मुझ पर हमला करने की जसारत करोगे तो तुम्हें कीमत देनी पड़ेगी। हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया, अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ड्रॉ किए, आपके सामने है कौन से कामयाब हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुसल्लह अफवाज ने बैक्ड बाई पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने इतनी ज़्यादा कीमत इम्पोज की 7 तारीख की रात को भी और 10 तारीख को भी, जितनी टनेज फेंकी गई वो 65 की 17 दिनों की जंग से ज़्यादा थी। उन 5 घंटों के अंदर जितनी टन हिंदुस्तान पर फेंकी गई थी, ये थी प्रोहिबिटिव प्राइस, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने रियलाइज़ किया कि जंग नहीं कंटिन्यू हो सकती। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के इसराइल के खिलाफ, इसराइल को ये मालूम है और आज का नहीं है, मैं 30-40 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ कि जब हम न्यूक्लियर प्लांट अब डिफेंड किया करते थे तो रिजॉल्व हमें क्लियर था। पाक फ़िज़ाई ने उस वक्त भी क्लियर किया था कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो हम चाहे वन वे टिकट हो, हमारे पायलट्स भी जाकर यही करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। और इसराइल आज तक जो मैली आंख से उठा नहीं सका आंख, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको एक प्राइस टैग पता है। बाकी मुल्कों में आप देखें उन्होंने क्या नहीं किया, मिडल ईस्ट अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या नहीं किया, गाज़ा में क्या नहीं हो, क्योंकि प्रोहिबिटिव प्राइस नहीं है। उस वक्त हमारे पास इंटेलिजेंस थी सर, खतरा था हमारे पास कि इसराइल ऐसा कुछ कर सकता है? जी, अटेम्प्ट्स भी हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है वो, उससे ज़्यादा शायद मैं डाटा ना बता सकूं कि अटेम्प्ट्स भी हुई थी, हम हवा में भी थे और जाहिर है हमें बताया गया था बाद में, क्योंकि हम नौजवान अफसर थे, हमें सीनियर लेवल की तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट हम क्योंकि टेक ऑफ किया था हमने इमरजेंसी में, पूरा पाकिस्तान हमने कवर किया था कि कोई भी इधर से आएगा समंदर की तरफ से लेकर नॉर्थ तक हम इंटरसेप्ट करेंगे और पहुँचने नहीं देंगे न्यूक्लियर प्लांट तक। और उसके बाद ये हमें बताया गया था, हमने सीनियर से पूछा था कि क्या हुआ, हम वापस लैंड कर गए, तो हमें बताया गया था कि उन्होंने मिशन अपना कॉल ऑफ कर दिया था पीएफ की रेडीनेस को देखकर। तो जैसे मैंने कहा कि प्राइस टैग एक साथ जब अटैच करते हैं तो फिर आपका दुश्मन हिम्मत नहीं करता, जो कमजोरियत होती है वो सबसे ज्यादा खुद जारियत खुद इनवाइट करती है। हमारी तैयारी है इसराइल के हवाले से भी? देखिए, अगर सी की आप बात करती हैं तो इसराइल की नेवी तो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान नेवी का मुकाबला कर सके। जब इंडिया की नेवी जो 6 गुना बड़ी अपने आप को कहती है पाकिस्तान से, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहती है इंडियन ओशन में, जो ब्लू वाटर नेवी कहती है अपने आप को, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो 1 इंच आगे बढ़ सके और ये सी फ्रंट खोल सके। तो इसराइल की नेवी का तो कोई हाल नहीं है पाकिस्तान नेवी के सामने। जी किरण, देखिए इजराइल की जो एप्लीकेशन है वो बयान अल मरसूस में भी महसूस की गई है, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, हिंदू ज़ायनिज़्म और ज्यूइश ज़ायनिज़्म की कोलैबोरेशन है जी। तो डायरेक्टली तो देखें पाकिस्तान के बारे में कुछ मिस परसेप्शंस क्रिएट की गई बाय इंडिया इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में, उनको जो बताया जाता है कि पाकिस्तान के उनके खिलाफ अज़ाइम कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो भी एप्लीकेशन आएगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू आए या डायरेक्टली आए, तो वो फॉर दैट मैटर इजराइल हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। और डिफाइंस मैंने पहले सवाल के जवाब में बता दिया कि हमारे खून के अंदर रची बसी, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो इजराइल हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या इजराइल का सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा रेडी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो खालिद चिश्ती साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो सोल्जर होता है ना उसकी ख्वाहिश होती है शहादत की, लेकिन उससे पहले उसकी ये ख्वाहिश होती है जो दुश्मन है उसका पहले कला कुमा किया जाए। तो मैं वापस आऊंगी तो जानूंगी आपसे, ब्रेक लीजिए नाज़रीन। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे आज तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं। आज कोई और बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने दिफा की बात कर रहे हैं, मार्का हक की बात कर रहे हैं, 6 सितंबर की बात कर रहे हैं। और तीनों ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने सर्व किया हुआ है, जो इन सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जनरल साहब मुझे ये फरमाइए, हमने ये कहानियाँ सुनी हैं, BRB नहर की कहानी सुनी हमने, इसके अलावा चविंडा के महाज का के बारे में हमने बड़ी बातें सुनी, लेकिन आप लोगों ने इसको केस स्टडी के तौर पर देखा। क्या फ़र्क पाया सर आपने पाकिस्तान की जो जंगी हिकमत अमली होती है उसमें और भारत की जंगी हिकमत अमली में? जी देखिए किरण, आप चविंडा को देख लें और अभी ये जो बयान अल मरसूस हुआ है इसमें देख लें उनकी डिप्लॉयमेंट। अब मैं वो एक तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है उनकी, और हर दफ़ा वो ये समझ के आते हैं कि हम जितनी बड़ी ताकत के साथ जाएंगे उतनी ही ताकत के साथ हम इनको रोनते चले जाएंगे और एक तरनवाला साबित होगा।
कभी वो जिमखाना लाहौर में लंच का प्रोग्राम बना लेते हैं, कभी चिविंडा में जिस तरीके से वो इतना ह्यूज आर्मर लेके आए और उन्होंने कहा जी इनकी आर्मर, उस वक्त आर्मर जरा वाज एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह ले या एक वो समझा जाता था। फिर एयर में आप देख लें, एयर में भी इसी तरह। फिर अभी ये जो है दिस वाज द इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एयर बैटल थी जी, जिसमें हुई है। और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हम डिप्लॉयमेंट कर देंगे और वो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेज है, नेवी, एयर फोर्स, आर्मी जितनी भी है, ये प्रोफेशनल मिलिट्रीज है। दे एग्जैक्टली नो हाउ टू डील विद द बिगर आर्मी। लेकिन हमने 70-80 साल एक ही काम किया कि इंडिया को हमने कैसे डिफीट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में, यूज ऑफ इक्विपमेंट में एंड लीडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लीडरशिप। अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल, मैं इसलिए वो एग्जांपल अभी प्रेजेंट की कोट करना चाहता हूं कि हमारे यूथ ने वो एग्जांपल सुनी और देखी हुई है। अगर आप इनकी गॉडजिला वो कन्वर्सेशन सुने, चिश्ती साहब उस पर बात करेंगे बाद, वो कन्वर्सेशन सुने, वो पायलट जब बता रहा है अपने नंबर 3 के बारे में कि वो मुझे पता नहीं है किधर, उसकी कंफ्यूजन, भारत की जो स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन है, भारत की जो ऑपरेशनल कंफ्यूजन है और एक क्याटिक वो नजर आ रहा है। किसी भी देखे जंग वही जीतते हैं जिनकी मिलिट्री लीडरशिप का जो मेंटल है ना जी, डिसीजन मेकिंग वो क्लियर हो, और उसके लूप में कोई और चीज, खौफ, हारने का खौफ, जंग हारने का, तो वो विक्ट्री लेके हमारे लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह के वी हैव टू विन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू किल देम, वी हैव टू बीट देम। तो उसके साथ जब वो जाते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात करें, हमें सबसे बड़ी एडवांटेज हमारे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की एडवांटेज है, जो फौज जहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पे लड़ती है, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह, हमने खुद जंगें भी लड़ी हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू कि सोल्जर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अल्लाह सुब्हाना ताला। वो जो स्ट्रेंथ आ रही होती है, और हमने देखे हैं फरिश्ते इस दौर में भी उतरते हुए, बुनियानुल मरसूस में भी ये फरिश्ते आए हैं मदद के लिए। ये याद जब ये जज्बे ईमानी होता है, ये अच्छा ये ऐड ऑन करता है, ये ऐड ऑन करता है टू योर वॉर परफॉर्मेंस, ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस होती है, और उसके बाद ये चीजें ऐड हो जाए। बट स्टिल आई वुड से कि बेटर प्रोफेशनलिज्म, बेटर मिलिट्री लीडर्स, और ये एक उसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह ये इन महाजों पे पाकिस्तान को हमेशा कामयाबी हुई है। एंड पर्पस ऑफ पर्पस ऑफ वॉर इज वेरी क्लियर। हमेशा जब हाथ पे आप जब भी लड़ेंगे, सर वैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो एडवांटेजेस आपने गिनवाए, हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर वहां पर ऑन लाइटर नोट भी अगर बात की जाए, वैसे लाइटर नोट नहीं की बात सही है कि वहां के जो डिसएडवांटेजेस है ना, उसमें बहुत बड़ा किरदार उनके अपने बॉलीवुड का भी है। जो कुछ वो दिखा रहे होते हैं, जो कुछ वो बता रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो फौज है वो उसी जज्बे के साथ ही आगे निकल रही होती है कि वहां पर भी कोई बॉलीवुड की कोई मूवी बन जानी है शायद, और फिर उसके बाद ऐसे मार पड़ती है उनको। फैसल साहब मुझे ये फरमाइए सर, 65 की जंग में पाक बहरिया का किरदार भी बड़ा अहम था, बड़ा इंतहाई शानदार रहा। ऑपरेशन द्वारका ने फिर न सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सिचुएशन ऐसी हुई कि वर्ता हैरत में डाल दिया ना कि कैसे हमने घुसकर दुश्मन को बाकायदा तौर पर नुकसान पहुंचाया। इस बारे में बताएं सर जरा। देखिए 65 में पाकिस्तान नेवी का एडवांटेज था, हमारे पास सबमरीन थी गाजी, जो कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पहली सबमरीन थी, मतलब इंडिया के पास कोई नहीं थी जी। एक अकेली सबमरीन उसने इंडिया के पूरे फ्लीट को हार्बर में मैसूर कर दिया। वो पूरी जंग के दौरान बाहर ही नहीं निकला। यानी आपके पास एक कैपेबिलिटी है, आप उस कैपेबिलिटी को यूज ही नहीं कर सके, बाहर ही निकाल सके। अब आप 2025 में भी अगर देखें कि उनके पास कैपेबिलिटी थी, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, उसके साथ उसके जहाज भी थे, सबमरीन्स भी नीचे थी, ऊपर सर्वेलेंस भी हो रही थी, लेकिन वो उस कैपेबिलिटी को अप्लाई नहीं कर सके। तो 1965 और 2025 में अगर आप मुमासलत देखें तो उनके पास कैपेबिलिटी जब भी थी, आज भी थी, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सके। अच्छा, फिर पाकिस्तान और उसका रीजन क्या था? कैपेबिलिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर सके। देखिए उसका रीजन, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, एयर कमांडर खालिद चिश्ती ने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली द इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म जो कि आपकी कैपेबिलिटी बनाते हैं, उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज करना एक्चुअल कैपेबिलिटी होती है, जो कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करती है। और ये जो 2025 का मार्का हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो बेसिक डिफरेंस दोनों में आया है वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का आया है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस तीनों सर्विसेज अपनी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसीलिए आपने देखा मशहूर है कि जी हमारी यहाँ मेरिट सिस्टम है, हर चीज का एक मुआवजा किया जाता है, उसका मुहासबा किया जाता है, उसके बाद
उसको परखा जाता है। तो हमारे यहाँ ये सारा सिस्टम इसीलिए है कि हमने इस दिन के लिए तैयारी करनी है। आप ट्रेनिंग सख्त करते हैं, फिर आप एक्सरसाइजेस करते हैं आपस में, फिर आप बैनुल अक़वामी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इस सब का हासिल ये है कि जब वक्त पड़ेगा तो आपने जो इक्विपमेंट आपके पास है उसको उन सब का हासिल ये है कि फिर जब वक्त पड़ता है और वक्त पड़ने के बाद जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो हमारी फोर्सेज हैं उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उन्होंने हमें हमारे मुल्क के लिए ये कुर्बानियाँ दी और ये दिन हमें दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान साथ मौजूद थे। ये गुफ्तगू हो रही होती है तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो चाहे हमारा खूबसूरत माजी देखें या चाहे दिफा के हवाले से मौजूदा हमारा हाल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि ज़मीन में, आसमान में और समंदर में पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।